एक तरफ पूरा शहर कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 29 के देवरिया मोहल्ला वासी, हंसौरा मोहल्ला वासी, पुरानी जेल के पीछे का पूरा मोहल्ला जल जमाव का दंश झेल रहा है। जहानाबाद नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 देवरिया मोहल्ले में जल जमाव होने से मोहल्ले वासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बारिश छूटने के 4 दिन बाद भी मोहल्ले में लगे गंदा पानी जमा है। शिकायत के बावजूद भी नगर परिषद द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर आज मोहल्ले वासियों का गुस्सा फूट पड़ा और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ साथ स्थानीय विधायक एवं सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे मोहल्ले वासियों का कहना है कि मोहल्ले में जल जमाव की समस्या बरसात के पहली बारिश से ही शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि इस बारिश में कई लोगों के घरों में पानी घुस गया था। 4 दिन पहले मूसलाधार बारिश हुई थी, जिससे काफी पानी लगा हुआ था। बारिश को रुके 4 दिन हो गया, बावजूद इसके जल निकासी नहीं हो पाया है, जिससे आने जाने में घोर परेशानी होती है। रास्ते पर पानी जमा होने से कई बार मोहल्ले के महिलाएं एवं पुरुष गिर गए हैं। महिलाओं को साड़ी उठाकर पार होना पड़ता है, जिससे लोगों को मुश्किल हो गया है। बच्चे, महिलाएं एवं पुरुष को घरों से निकलना दूभर हो गया है, लेकिन नगर परिषद द्वारा पानी निकालने की दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि वर्षा के पानी से जब मोहल्ले में जल जमाव हुआ था, उसी समय वार्ड पार्षद एवं नगर परिषद प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया, बावजूद इसके कोई पहल नहीं की गई। मोहल्ले वासियों ने कहा कि अगर जल्द इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो वे लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पदाधिकारी मुर्दाबाद, 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 पदाधिकारी मुर्दाबाद, 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 वार्ड पार्षद मुर्दाबाद, वार्ड पार्षद मुर्दाबाद, 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 वार्ड पार्षद मुर्दाबाद, 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 विधायक मुर्दाबाद, 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 एमपी मुर्दाबाद, 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 यहाँ के एमपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वर्षा अगर जो होती है, भगवान बरसते हैं तो नरक में हेल करके आना जाना, कई बार तो हम लोग गिर गए हैं और इसमें नेट गए हैं। आने जाने में वहाँ तकलीफ होता है, इतना तकलीफ होता है कि कहना मुश्किल है। महिला के बेचारी के तो कई बार महिला भी कई बार गिर गई है। आने जाने में महिला जो है साड़ी उठा के आती है जाती है, बेचारी क्या करे। हम लोग जो है इतना परेशान है कि रास्ता जो है नरकों के बराबर है। नरक इतना नहीं, नरक भी इससे अच्छा है, लेकिन ये नरक से भी बढ़ के। तो क्या वार्ड पार्षद पदाधिकारी से कभी मिले हैं? मिले हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एकदम जो है कुछ नहीं बोलता है, कहता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, खाली यही नाम लेते हैं। कुछ नहीं, कहीं ना कुछ नहीं हुआ। कौन मोहल्ला है? ये देवरिया मोहल्ला है। वार्ड नंबर 29। हम लोग सबसे पहले वार्ड नंबर 29 के देवरिया मोहल्ला निवासी हैं। आए दिन इस रोड पर काफी पानी जमा रहता है और नर्क के समान, जो मेरे एक सहपाठी बोले रामेश्वर जी, वो वाकई नर्क के समान जिंदगी है। मौका इमरजेंसी में अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो उसमें ले जाने में काफ़ी परेशानी होती है। बच्चों को आने जाने में परेशानी स्कूल में जाने के लिए होती है। अभी तो स्कूल फिलहाल बंद है, लेकिन ये मोहल्ला में काफ़ी बारिश होने के बाद पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। और यहाँ पर कोई भी नगर पालिका के सदस्य हो या वार्ड पार्षद हो, कभी किसी तरह का कुछ मतलब न देख रेख करने आते हैं, न कुछ ये करने आते हैं। तो हम लोग एक नागरिक होने के नाते ये सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के साथ दुश्मनी के चलते हम दुश्मनी निकाल करके बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम लोग आम जनता शहर में रहते हैं तो कुछ सुविधा खोजते हैं और इसके लिए हम लोग टैक्स भी भरते हैं, देते हैं लोग। तो इसका फायदा हम लोग को मिलना चाहिए और इसको बनना चाहिए और इसका निराकरण होना चाहिए, न कि ताकि आने वाला दिनों में लोगों को परेशानी न हो। तो क्या प्रतिनिधि कुछ नहीं करते हैं? वार्ड पार्षद विधायक लोग से कभी वार्ता नहीं, वैसा तो अभी तक तो नहीं देखने को मिला। अगर करते तो फिर हम लोग इस बात के लिए यहाँ पर अभी एकजुट नहीं होते। अगर ये अच्छा होता तो हम लोग को फिर ये चीज बोलना नहीं पड़ता। और हाँ, आए दिन विधायक साहब भी आते हैं या विधायक साहब भी आते हैं, वार्ड सदस्य भी आते हैं। आने वाले दिनों में बहुत ही लोग इधर आते हैं, देखते भी इस स्टेज को, देखते भी इस अवस्था को किस प्रकार का अवस्था है, फिर भी इसका कोई निराकरण का मतलब ये सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जहानाबाद भाकपा माले के राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस कार्यक्रम के तहत आज शहर के शहीद भगत सिंह नगर स्थित पार्टी कार्यालय सहित दर्जन भर से अधिक जगहों पर धरना का कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घरों व कार्यालयों से राज्यव्यापी विरोध किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने पूरे देश को कोरोना महामारी में धकेल दिया है, इसलिए हमने देश बेचू आदमखोर मोदी शाह गद्दी छोड़ का नारा दिया है। जो सरकार अपने नागरिकों की जिंदगी को दांव पर लगा दे, उसे 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का हक नहीं है।
साथ ही बिहार के नकारे और हत्यारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बर्खास्तगी, एम्बुलेंस घोटालेबाज भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की गिरफ्तारी और पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई की मांग उठाई गई। साथ ही लोगों ने कहा कि सरकार के तमाम दावों के विपरीत आज टीका केंद्रों पर कोविड के टीके उपलब्ध नहीं हैं। हमारी मांग है कि सरकार अविलंब सबके लिए टीका का प्रावधान करे और पंचायत स्तर तक जांच व टीकाकरण केंद्रों का विस्तार करे। साथ ही 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की ऑनलाइन प्रणाली की बाध्यता खत्म करें। गांवों में जांच और इलाज के लिए मेडिकल टीम भेजकर जागरूकता अभियान चलाया जाए। जिला कार्यक्रम में आयोजित धरना कार्यक्रम में भाकपा माले केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के पूर्व चेयरमैन रामजतन शर्मा, घोसी विधायक रामबली सिंह यादव, कार्यालय सचिव श्याम पांडे, युवा नेता मुकेश पासवान, संतोष केसरी के अलावा कई लोग मौजूद थे। राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस है पूरे बिहार में। इसी के तहत आज हम लोग भाकपा माले जिला कार्यालय जहानाबाद में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोरोना गाइडलाइन के दायरे में आज हम लोग अपने घरों से, पार्टी कार्यालय से हम लोग धरना दिए हैं। धरना देने का प्रमुख उद्देश्य है कि आज लगभग 1.5 साल से भारत कोरोना के चपेट में है और बीच में जब मौका मिला तो हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना से सचेत होकर अस्पताल निर्माण करने के बजाय, स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करने के बजाय देश बेचने का इन्होंने काम किया। रेल बेचा, जहाज बेचा और पूरा कृषि को पूंजीपतियों के हवाले करने में ये मशगूल रहे। और इसके बाद फिर जब कोरोना का दूसरी लहर शुरू हुआ है तो पूरी सरकार लाचारी की स्थिति में सामने आ रही है। ऑक्सीजन की कमी है, दवा की कमी है और इसीलिए हम लोगों का मांग है कि ये देश बेचू और आदमखोर प्रधानमंत्री और सरकार है, कहिए मोदी साहब की ये जोड़ी है। इसीलिए हम लोग का मांग है कि ये अपना पद से हटें, ये देश को बख्श दें। दूसरी तरफ बिहार में जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, हम देख रहे थे कि कोरोना का जो राशि विभिन्न मदों से कोविड राहत फंड के नाम पर जो लिया गया उसका पूरा लूट मचाया गया। और देख रहे हैं कि पूरे जिलों के अस्पतालों में इन्होंने कुछ वेंटिलेटर दे दिया है, लेकिन ना अस्पताल का आईसीयू ठीक है, ना अस्पताल में वेंटिलेटर चलाने वाले 24 घंटा आईसीयू में रहने वाले डॉक्टर हैं और ना हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई टेक्नीशियन है। तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि ये जो यहाँ का जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पूरे जो जान जा रहा है पूरे बिहार के अंदर लोगों का, जहानाबाद के अंदर लोगों का, उसका जिम्मेवार मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसीलिए हमारा मांग है कि इनको बर्खास्त किया जाए। इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे बिहार ने देखा कि किस तरह से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी 2 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस चुरा करके जो उन्होंने सांसद निधि से सरकारी पैसा से खरीदा था उससे ईंट ढो रहे हैं, उससे सीमेंट ढो रहे हैं और एम्बुलेंस के अभाव में लोगों की जान जा रही है। जब इसका पोल खुला, पप्पू यादव ने जब इसको इस पर से पर्दा उठाया तो हम देख रहे हैं कि सरकार राजीव प्रताप रूढ़ी को गिरफ्तार करने के बजाय पप्पू यादव को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज दिया है। आज वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। इसीलिए हम लोग का मांग है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो एम्बुलेंस चोर हैं उन पर कार्रवाई हो, उनको विलंब गिरफ्तार किया जाए और पप्पू यादव को बिना शर्त रिहा किया जाए। कोरोना महामारी को लेकर सूबे में जारी लॉकडाउन के बीच मुसलमान भाइयों का सबसे बड़ा त्योहार ईद संपन्न हुआ। जहानाबाद में मुसलमान भाइयों ने बहुत ही सादगी व सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद का त्योहार मनाया। यह लगातार दूसरा साल है जब महामारी की वजह से लोगों को यह त्योहार पूरी तरह अपने घरों में ही मनाना पड़ा। इस दौरान लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ घरों में ही ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज पढ़ने के बाद देश दुनिया से कोरोना महामारी के खात्मा की दुआएं मांगी। वहीं अपने शुभचिंतकों व मित्रों को फोन और मैसेज के जरिए त्योहार की बधाइयां दी। साथ ही वीडियो कॉल के जरिए त्योहार की खुशियां को एक दूसरे से बांटी।
ईद के मौके पर आम तौर पर शहर के सभी छोटी बड़ी मस्जिदों में काफी भीड़ भाड़ व चहल पहल देखी जाती थी, परंतु कोरोना महामारी को लेकर सामूहिक नमाज पर लगाई गई पाबंदी के कारण इस वर्ष भी मस्जिदों में तथा ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई। वहीं पटना गया मुख्य मार्ग स्थित ईदगाह में भी वीरानगी छाई रही। 2 दिन पूर्व ही ईदगाह कमेटी व जिले के धर्म गुरुओं ने लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की थी। इस मौके पर लोगों ने अपने अपने घरों में ही एक दूसरे का गला मिलकर ईद की बधाइयां दी। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जहानाबाद घोसी सड़क मार्ग पर काजीसराय अब्दालचक मोड़ के समीप पूर्वाह्न करीब 11 बजे एक टेम्पो के पलट जाने से उस पर सवार दूल्हे के पिता और चाचा की मौत हो गई। इस दुर्घटना में टेम्पो पर ही सवार बैंजो बाजा पार्टी के 4 लोग घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जिसमें गंभीर हालत रहने के कारण 12 साल के एक किशोर विकास कुमार को पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। मृतकों में हुलासगंज थाना क्षेत्र के बिर्रा गांव निवासी मानकी मांझी और उनके भाई मुकेश मांझी उर्फ धोबी मांझी शामिल हैं। घायलों में विकास कुमार के अलावा कौशलेंद्र दास, संतोष कुमार और किशन कुमार सभी बैंजो पार्टी के सदस्य बताए गए हैं, जो कि मखदुमपुर प्रखंड के बिशुनगंज निवासी बताए गए हैं। घटना की सूचना पाकर काको थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक एवं घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। एक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। सभी घायलों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में किया जा रहा है। इस घटना के बाद वर और वधू पक्ष के लोगों में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में बताया गया कि हुलासगंज थाना के बिर्रा गांव निवासी मानकी मांझी के पुत्र कारा मांझी की बारात घोसी के देहनुई गांव में गई हुई थी। शादी संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन और कुछ अन्य लोग अलग गाड़ी से देहनुई से अपने गांव बिर्रा के लिए लौट रहे थे। दूल्हे के पिता मानकी मांझी और दूल्हे का चाचा मुकेश उर्फ धोबी मांझी बैंजो पार्टी के सदस्यों के साथ टेम्पो पर सवार होकर लौट रहे थे। तेज रफ्तार में जा रहे टेम्पो जब काजीसराय बाजार के अब्दालचक मोड़ के समीप से गुजर रही थी, उसी समय जहानाबाद की ओर से तेज रफ्तार में जा रहे एक स्कॉर्पियो से चकमा खा गया और टेम्पो चालक ने संतुलन खो दिया, जिससे टेम्पो सड़क पर ही पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही घोसी विधायक रामबली यादव सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के समीप पहुंचकर मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और अधिकारियों से मांग किया कि मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि तत्काल दे दी जाए, ताकि गरीब परिवारों को कार्यालय का चक्कर काटना ना पड़े। जैसे काजीसराय मोड़ होता है, काजीसराय उधर से आ रहा था गाड़ी, हम लोग देवनी गंज से आ रहे थे। जब तो गाड़ी आ रहा था उसको चक्कर में ब्रेक मार दिया, लगता है क्या से गड़िया थोड़ा उठ गया, तब तक गड़िया ठोक के। कितने लोग आप लोग टेम्पो में थे? 8 कहाँ से कहाँ जा रहे थे? देवनी से डेरा जाने का देखने तो वहाँ जाना पड़ता। क्या करते हैं आप लोग? बादल सारे लोग? सर सारे लोग? हाँ, सारे लोग नहीं, इसमें हम लोग 5 या 6 सारे लोग बाजा बजाते हैं। काजीसराय में एक्सीडेंट हो गया है टेम्पो से। घटनास्थल पर गए तो सर क्या देखे हो? घटना में शॉर्ट डेट मर गया था, उसके बाद एक सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में मरा। कितने लोगों की मौत हुई है सर? 2 आदमी का। घायलों की अभी क्या स्थिति है? घायल का स्थिति एक गंभीर बना हुआ है, जो रेफर हो गया है पीएमसीएच। अच्छा, कैसे हुआ है, क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ के रहने वाले थे सर? या तो बीरा रे। अच्छा, कितने की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं? 3 घायल हैं, 2 मौत हुआ। मुझे सूचना मिली कि बीरा मुसहरी के मानकी मांझी का बेटा का बारात आया हुआ था देवनी मुसहरी में, और लौटने के क्रम में टेम्पो में एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी
और खुद जो दुल्हा के पिताजी थे मानकी मांझी, उनकी मौत हो गई। एक और बाराती मुकेश मांझी, धोबी मांझी, उनकी मौत हो गई है। और एक यहाँ अभी घायल हैं, एक लड़का अभी CMCH में रेफर किया गया। तो ये सभी परिवार हमारे भाकपा माले पार्टी से रिलेटेड परिवार हैं। जो हमारे यहाँ आपदा से संबंधित जो राशि है, इन गरीबों को अगर तत्काल मिल जाती तो बाद में फिर इनको किसी कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ता। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि नेटवर्क के कारण अब CO साहब को फोन नहीं लग रहा है। हमारे लिए बड़ी दुखद घटना है। हमारा ये पार्टी परिवार का, अपना परिवार का कहिए ये नुकसान है। और हम चाहेंगे पदाधिकारियों से कि जितना जल्द हो सके इनका जो मुआवजे की राशि है वो इन तक पहुंचाया जाए। हमारी ये जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के खान बहादुर रोड सट्टी मोड़ के निकट बीती रात चोरों ने 2 घरों में अपना हाथ साफ किया। हम आपको बताते चले कि खान बहादुर रोड मोहल्ला निवासी नित्यानंद मिश्रा उर्फ पप्पू जी तथा उमाशंकर मिश्रा के घर में चोरों ने अपना हाथ साफ किया। इसके संबंध में गृह स्वामी नित्यानंद मिश्रा ने बताया कि हम लोग सारे परिवार बीते रात खाना पीना खाकर तकरीबन 12 बजे अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। सुबह सबसे पहले मेरी पत्नी जागी तो देखी कि एक कमरे का दरवाजा का ताला टूटा हुआ है, उसमें रखे बक्सा गायब है। यह देखते ही उनके होश उड़ गए और रोने चिल्लाने लगे। उनके रोने चिल्लाने की आवाज से घर में सो रहे बाकी सदस्य जाग गए और जब छत पर जाकर देखा तो कमरे में रखा बक्सा ऊपर छत पर फेंका हुआ था और बक्से से तकरीबन 15,000 नकदी समेत सोने का बना जेवर गायब था तथा बगल के उमाशंकर मिश्रा के घर से मोबाइल तथा कुछ नकदी की चोरी हो गई है। चोरी की घटना से परिवार वालों में दहशत व्याप्त है। पूछे जाने पर नित्यानंद मिश्रा ने बताया कि मेरी बेटी की शादी नवंबर महीने में तय है, जिसे लेकर धीरे धीरे कुछ जेवर बनाकर रखे थे ताकि शादी में काम आए, जिसे भी चोर ले उड़े। चोरी की घटना से परिवार वालों में भय व्याप्त है। फिलहाल चोरी की घटना की सूचना नगर थाने की पुलिस को दी गई है। नगर थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घर का निरीक्षण किया तथा मामले की तहकीकात में जुट गई है। रात में घटना के पहले तो हम लोग सोए हुए थे। हम लोग को सुबह में पता चला तो हमारी पत्नी ऐसे हल्ला करके छत पर गई तो छत पर मेरा सारा बक्सा उक्सा सब खोला हुआ था। उसमें पैसा था, कुछ गहना था रखा हुआ, सब जगह चला गया। हम लोग खा पी के लगता है 12 बजे रात में सोए थे। अच्छा, कब पता चला? सुबह पता चला। हम लोग केवाड़ी बंद करके अपना अपना उठा के सो गए थे। इस रूम में रखा हुआ था बक्सा और वहीं से तोड़ के निकाल दिया है। सुबह उठे तो क्या देखे? सुबह उठकर देखते हैं तो हमारी पत्नी देखी, सुबह ही पहले उठती है। पहले रूम खोली तो रूम में बक्सा नहीं था तो हल्ला करके रोने लगी। ऊपर गई तो ऊपर में छत पर था ये सारा बक्सा उक्सा, इसमें रखे थे। हमारी बेटी की शादी है, इसके लिए हम कुछ पैसा भी रखे थे। इसमें ये गहना बनवा के रखे हुए थे। कब शादी है बेटी की? बेटी का शादी नवंबर में है। तकरीबन कितने की चोरी हुई होगी? करीब 20,000 रुपये का चोरी हुआ। मेरे भाई के यहाँ, हमारे चचा का घर है वो, तो चचा के यहाँ भी ढुका है। वहाँ का भी बक्सा उक्सा खोला है, लेकिन उस बक्से में से कुछ मिला नहीं। उन्होंने खाली कपड़ा उपड़ा था तो खोल के छोड़ के ऐसे ही बक्सा खोला हुआ छोड़ कर चला गया। अरवल जिलाधिकारी जे प्रियदर्शनी के द्वारा अरवल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सदर अस्पताल में पाए गए कई प्रकार की त्रुटियां को ठीक करने के लिए सिविल सर्जन को दिशा निर्देश दिया गया और अस्पताल में इलाज करा रहे रोगियों से भी हालचाल जाना और उनकी शिकायतों को तुरंत पूरा करने की बात कही। और उन्होंने कहा कि अस्पताल के अनेकों जगहों पर ऑक्सीजन प्वाइंट लगाने की भी बात चल रही है। उन स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। अरवल जिले के सदर अस्पताल में रखे गए 6 में से 5 वेंटिलेटर को राजस्व समिति के निर्देशानुसार पटना भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार बेकार पड़े वेंटिलेटर के उपयोग के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर 6 में से 5 वेंटिलेटर को वापस कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि सभी वेंटिलेटर अरवल सदर अस्पताल में पीएमए केयर्स फंड के द्वारा कई महीनों से बेकार पड़े थे, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य समिति के दिशा निर्देश के बाद इसे पटना भेजा जा रहा है।
आज हम लोग की टीम यहाँ पे, हम और डीडीसी का टीम इधर आए थे। हम लोग सदर हॉस्पिटल विजिट किया और इसका प्राइम इंटेंशन यही था कि सदर हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है, साफ सुथरा कैसे है, पेशेंट का हाल कैसे है, पेशेंट अटेंडेंट का क्या फीडबैक है, ये सब देखने के लिए। और इसके अलावा एक मुख्य बिंदु ये भी है, हमारे सदर हॉस्पिटल में हम लोग पाइप्ड वाला ऑक्सीजन सप्लाई लगाने के लिए प्रयास में है। उसका एस्टिमेट वगैरह भी हम लोग बना रहा है। ऑलमोस्ट 17-18 लाख में हमारे पूरे सदर हॉस्पिटल में सारे वार्ड में पाइप ऑक्सीजन सप्लाई हम लोग दे सकते हैं। उसी के लिए हम लोग निरीक्षण किया कितना कमरे हैं, कितना बेड है। तो हम लोग प्रयास कर रहा है विद इन दिस मंथ एंड तक हम लोग पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई जब करेंगे तो ज़्यादा डिपेंडेंसी ओवर ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर थोड़ा घट जाएगा। तो आज प्राइमरी निरीक्षण का यही है हमारे गोल। मैम, वेंटिलेटर पटना लगाया जा रहा है, उसके यहाँ वेंटिलेटर 6 मिला है जी, पटना लगाया जा रहा क्या है? जी, हम लोग को स्वास्थ्य विभाग से कल निर्देश मिला था कि जितने भी यहाँ पे वेंटिलेटर्स हैं जो फंक्शनल हैं, वो फंक्शनल वेंटिलेटर्स को हम लोग को सिविल सर्जन पटना हॉस्पिटल में उसको हैंडओवर करने के लिए, तो हम लोग भी हैंडओवर करने के लिए सारे प्रक्रिया कर चुका है। यहाँ तो कोई एक भी नहीं बचेगा वेंटिलेटर में? नहीं, वेंटिलेटर के लिए आपको तो एमडी एनेस्थीसियोलॉजी चाहिए जो अरवल में नहीं है। तो कम से कम पटना में वो सब है, एमडी वगैरह है और पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई है, सारे सुविधा है। तो कम से कम उधर वो यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए शायद स्वास्थ्य विभाग से हमको निर्देश आया था, उसका निर्देश का अनुपालन हम लोग कर चुका है।